बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के कोर्स में आज हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन से होने वाली स्ट्रेस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। तो ऑक्सीडेशन से मुराद यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। बॉडी के अंदर नॉर्मली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर एक इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है, रिडॉक्स बैलेंस होना ज़रूरी है सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन करने के लिए। रिडॉक्स बैलेंस जो होगा वो ऑक्सीजन पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन की मिक़दार बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होती है तो वो ऑक्सीडेशन काज कर सकती है हाई लेवल में। तो वैसे तो बज़ाहिर तो ऑक्सीजन हमें लगता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो ज़रूरी भी है ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन जो है हाईली टॉक्सिक भी है। ऑक्सीजन के कोई भी कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो वो एक हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल होगा। बेशक वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, उनके अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, लेकिन बॉडी में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके उनकी ऑक्सीडेशन भी करवाता है ऑक्सीजन। तो इस वजह से ये रिडॉक्स बैलेंस को, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन हो जाना भी, ऑक्सीडेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम डिफ़ाइन करेंगे इस तरह से, डिस्टर्बेंस इन द प्रो ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस। प्रो ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन काज करने वाला मटेरियल है बॉडी में, और एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को कम करता हो या बैलेंस को फेवर करता हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बैलेंस को फेवर किया जाएगा। तो अगर इन केमिकल्स को, एंटीऑक्सीडेंट को भी कोई डैमेज होता है तो फिर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ सकती है। अगर ज़्यादा प्रो ऑक्सीडेंट बनता है तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ सकती है बॉडी में या सेल में। अब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है यानी कि डैमेज है जो बॉडी में, वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से भी हो सकता है, यानी कि जो केमिकल बॉडी में बन रहा है वो डायरेक्ट जाकर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर ले और वो ऑक्सीडेशन करवा दे। इसके अलावा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट के अंदर रिप्लेसमेंट सिस्टम, यानी कि जो रिपेयर का मैकेनिज़्म था अगर वो ख़राब हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं। जो बॉडी को रिपेयर करते हैं एंजाइम्स वगैरह। तो ऑक्सीडेशन का जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पर, इनकी कंसंट्रेशन पर, ROS की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इंक्रीज़ अगर ROS की अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो बनते ही फ़ौरन से किसी दूसरे अवेलेबल बायोमॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लें और उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दें, इनको हम ROS कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहते हैं। वेरिएशन आ सकती है किसी भी ROS की अमाउंट में, उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पर, यानी कि हर एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है दूसरे से रिएक्टिविटी के लिहाज से मुख्तलिफ है और इनके अंदर स्टेबिलिटी की अमाउंट भी सबकी अलग अलग होगी।
तो आगे हम टेबल देखते हैं कि कौन से टेबल के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, आप बाकी खुद से रीड कर लेंगे। सुपर ऑक्साइड ये सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है बॉडी में, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म बन जाती है कम करने के लिए ऑक्सीजन को। तो खैर इस सुपर ऑक्साइड की जो लाइफ है, हाफ लाइफ, ये कुछ मिली सेकेंड के लिए, फ़ौरन से ये किसी चीज़ के साथ रिएक्टिविटी कर लेगी या फिर इसका जो एंजाइम होगा सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज, ये उसका सबस्ट्रेट बनकर आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी फॉर्म में। इसी तरह हाइड्रो पेरोक्सिल रेडिकल है, ये डाईम्यूटेज सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेशन की वजह से बन रहा है, म्यूटेज एंजाइम इनको बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दिख रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सेल के अंदर नॉर्मली पर ऑक्सीसोम्स के अंदर भी बनता है, लेकिन ये ज़रूरी है कुछ ना कुछ अमाउंट में सेल के अंदर, और इसकी डीकम्पोजिशन से वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये बात हम आगे भी देखते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो कि आप याद रखेंगे और इनका फंक्शन क्या है बॉडी में। तो हम देख रहे थे कि कौन से तरीके से सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा। या तो सेल के अंदर ROS की अमाउंट बढ़ जाए और वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट दे, या फिर सेल की या बॉडी की ROS को रिमूव करने की सलाहियत में कमी आ जाए। अगर ROS में कमी आ जाए, सलाहियत में बॉडी से निकालने की सलाहियत जो है वो कम हो जाए, हो सकता है कि जो एंजाइम्स या जो मालिक्यूल्स जो ROS को कम करते हों उनमें कोई चेंज आ जाए, जैसे कि ROS स्कैवेंजर रिडॉक्स बफर्स, जैसे कि ग्लूटाथायोन और एस्कॉर्बिक एसिड की आयनिक फॉर्म, विटामिन C की फॉर्म है। ग्लूटाथायोन और एस्कॉर्बेट जो हैं रिडॉक्स बफर्स हैं, सेल में होने वाले रिडक्शन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ये कम करते हैं। यानी कि जो ROS ने किसी दूसरे केमिकल के साथ ऑक्सीडेशन करनी थी, जाकर दूसरे की ऑक्सीडेशन करनी थी, उसकी जगह पर ग्लूटाथायोन या एस्कॉर्बेट अपनी ऑक्सीडेशन करवा लेंगे या रिडक्शन करवा लेंगे। तो इस बेस पर ये रिडॉक्स बफर्स कहलाते हैं। जब या तो फिर बॉडी में या सेल में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, नेक्स्ट अभी हम इस बात को भी डिस्कस करते हैं। ROS लाजमी नहीं है कि तमाम ROS जो हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले ही होंगे। कुछ ROS जो हैं वो सेलुलर सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं, यानी कि सेलुलर सिग्नल्स को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ कर जाती है तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं या दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीजन की रिएक्टिव स्पीशीज़ थी तमाम इस टेबल के अंदर। ओज़ोन आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि ओज़ोन भी बॉडी के अंदर बन सकती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जब ऑक्सीजन O2 जब डिसोसिएट होगी, उससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एटॉमिक ऑक्सीजन निकलेगी, वो ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन जो है किसी दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, तब ये ओज़ोन बनेगी इस फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन जो है किसी O2 के साथ जाकर रिएक्ट करेगी तो उससे O3 बन जाएगा ओज़ोन।
तो अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को रोकने वाले या डिले करने वाले भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से डिफरेंट कैटेगरी हैं। या तो वो एंजाइम होगा जो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो अपना रिएक्शन करवा लेगा इन रेडिकल्स के साथ। या कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इन रेडिकल्स की अमाउंट को कम करेगा, इनकी फॉर्मेशन को कम करके प्रोऑक्सीडेंट्स कम बनाएगा। यानी कि जैसे कि ट्रांसफेरिन है, ये फेरस आयन बाइंडिंग आयन्स हैं, और मेटेलोथायोनिन्स ये कॉपर बाइंडिंग है। इनके साथ कोई भी आयन वगैरह अटैच हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हिस्टोन्स एंड डीएनए को अपने इर्द गिर्द रैप कर रही होती हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि डीएनए की मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होती, किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं होता। चैपेरोन्स हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में भी इस्तेमाल होती हैं, और चैपेरोन्स की कुछ टाइप्स जो हैं वो हीट शॉक प्रोटीन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। 90 डाल्टन्स की जो हीट शॉक प्रोटीन है उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, HSP90, जो कि दूसरी प्रोटीन को हाई टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करती है। फोर्थ कैटेगरी ऐसे मॉलिक्यूल्स की है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कि प्रोऑक्सीडेंट की मिकदार में कमी करते हैं उनके साथ रिएक्ट करके। इससे पहले कि प्रोऑक्सीडेंट्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें, ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ रिएक्शन करवा के उनसे कोई कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बना लेते हैं। इनको रिडॉक्स बफर कहा जाता है, ऊपर भी हम ये बात डिस्कस कर चुके। तो स्मॉल रिडॉक्स सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके अंदर सल्फाइड्रल ग्रुप होगा। सल्फाइड्रल ग्रुप सल्फ़र हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये मौजूद होगा। इससे ये है कि जब ज़रूरत पड़ने पर कोई भी ऐसा केमिकल जो बॉडी के अंदर दाखिल होगा उनके लिए ये ससेप्टिबल है जो ऑक्सीडेशन काज करने वाले होंगे। डाई सल्फाइड ब्रिजेस हैं जो प्रोटीन के अंदर, वो भी सबसे पहले डिस्टर्ब होती हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसमें दो तरह के हैं, एक तो जो सेल के अंदर बनते हैं एंडोजीनस सल्फाइड्रल ग्रुप वाले, और दूसरा फूड में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल मॉलिक्यूल है ग्लूटाथायोन। स्किन ब्राइटनिंग में भी ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटाथायोन जो है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स की वो रुक जाती है, क्योंकि ग्लूटाथायोन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। बाकी इसका जो कन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ग्लूटाथायोन साइकिल है, यानी एक लम्हे ये ऑक्सीडेशन करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी दोबारा रिडक्शन होगी, ये साइकिल में चलता रहेगा। इसकी आप बाकी रीडिंग करेंगे। बुक के अंदर और भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इसमें, जैसे कि NAD से NADH की रिडक्शन होना, NAD की रिडक्शन होकर NADH बनना, और NADP की रिडक्शन होकर NADPH बनना। H पॉजिटिव जो है इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि इससे प्रोटॉन से, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन किया गया होगा। ग्लूटाथायोन एक एग्जांपल है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, बाकी आप रीड करेंगे। ग्लूटाथायोन की वजह से बॉडी के अंदर रिडक्शन के जो या ऑक्सीडेशन के जो इफ़ेक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। इसी तरह एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर भी पाई जाती है। सल्फाइड्रल ग्रुप होता है क्योंकि प्रोटीन है इसके अंदर, तो ये दूसरे एक्टिव कंपाउंड्स को अटैच कर सकता है अपने अंदर सेंसिटिव होने की वजह से। बिलीरुबिन है,
ये हीमोग्लोबिन का वेस्ट प्रोडक्ट है। ये परऑक्सल अल्काइल ऑक्सल रेडिकल्स को अपने साथ अटैच करवाता है, उनको ख़त्म करता है। सिंगलेट ऑक्सीजन जो होती है, सिंगल ऑक्सीजन एटम, उसको भी अपने साथ ये बाइंड करवाता है बिलिरुबिन। तो इसका ये सारा मुकम्मल तौर पर वेस्ट नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है बिलिरुबिन का भी। यूरेट्स जो हैं वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, पर ऑक्साइड्स के रिएक्शन को लिपिड के साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है वो इंसान में और दूसरे एनिमल्स में खुराक के अंदर मौजूद होता है और दूसरे कंपाउंड से ये बनाया जाता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ग्लूकोज दूसरे हाइड्रोक्सल्स को, रेडिकल्स को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। विटामिन ई, टोकोफिरोल्स, अल्फा टोकोफिरोल जिसमें से एक एग्जांपल है। विटामिन ई के अंदर ये सलाहियत है कि ये लिपिड की पर ऑक्सीडेशन को रोकता है। लिपिड से आगे मतलब कि और जो बॉडी में हार्मफुल मटेरियल बनते हैं उनको भी रोकता है ये। कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए जिनमें से एक है, बीटा कैरोटीन वगैरह, इनमें ये सलाहियत है कि ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में बनने वाले सिंगलेट ऑक्सीजन को बाइंड करके प्लांट में ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट को कम करता है। प्लांट में फिनोल्स हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। फिनोल्स भी परऑक्सल रेडिकल्स को कम करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करते हैं, यानी स्कैवेंज करते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम्स भी हैं। यहाँ पर ग्लूटाथायोन का एक साइकिल दिखाया गया है। ग्लूटाथायोन जो है इसके अंदर एक लम्हे के लिए ऑक्सीडाइज होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी आप ये थ्योरी जो है डायग्राम की रीड कर लेंगे। एंजाइम्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट दिखाए गए हैं। सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज, कुछ एंजाइम्स हैं जो सुपर ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे कि वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में। और इसके अलावा कैटालेज है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ता है वाटर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में जब ज़्यादा होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज है जो ये ग्लूटाथायोन की रिडक्शन करता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रिएक्शन में वाटर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ये वाटर बन रहा है और साथ में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ये आ गया है इसके पास, ग्लूटाथायोन के पास। तो ग्लूटाथायोन इसमें रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा जो एंजाइम हैं उनके कुछ फंक्शन बताए गए हैं कि कौन सा एंजाइम किस तरीके से ऑक्सीडेशन को कम करता है बॉडी में, या रिडॉक्स बैलेंस कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी पढ़ते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट से हाइड्रोजन लेगा और उसको ट्रांसफ़र करेगा NADPH पे, जो कि पेंटोज फास्फेट पाथवे फीड करने के लिए क्रेब साइकिल को मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कुछ किस्में हैं, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहला तो ये, जब आप ऑक्सीडेशन वाले मालिक्यूल ज़्यादा लेकर आते हैं तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होती है, सिग्नल होता है जो, वो भी ख़राब हो सकता है। ये देख रहे हैं आप, रिसेप्टर जो है डैमेज हो चुका है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं।
और दूसरी डायग्राम में डीएनए के अंदर अनयूजुअल बेस पेयरिंग आ जाती है, यानी कि डीएनए का डैमेज आ जाता है। अगर डीएनए का डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म के दौरान सही ना हो पाए तो ये फिर म्यूटेशन काज कर देता है। डीएनए का डैमेज है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकती है। प्रोटीन यानी एंजाइम जब स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाएंगे तो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। या फिर प्रोटीन्स के अलावा अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स का स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। अगर लिपिड के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आती हैं तो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं अगर उनकी बात की जा रही है तो मेम्ब्रेन के अंदर से जो परमिएबिलिटी होती है लिपिड्स के लिए या डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये जर्नल बातें थी जो ऑक्सीडेशन से मुतालिक हैं। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन का बैलेंस होना चाहिए। कुछ सेल के अंदर चीज़ें होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो वो सेल में ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। उनसे बचने के लिए कुछ मैकेनिज़्म हमने सेल के अंदर अभी देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉक्सिसिटी से मुतालिक कोई और इसी तरह का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।